हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस सेशन में हम बात करेंगे एसएप मेथडोलॉजी और सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फेज के बारे में। प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो है, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं हम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशंस होता है उसमें बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं। तो वो सारे एक्टिविटीज जो हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में सेग्रीगेट किया गया, उसको डिवाइड किया गया है। तो उसी को हम प्रोजेक्ट फेज बोलते हैं, या फिर उसका एक दूसरा नाम है जिसको एसएप मेथोडोलॉजी बोलेंगे। ये एसएप क्या कभी और इसको एसएप रोड मैप भी बोलते हैं। लुक एट हियर अभी। ओके, लुक एट हियर। सो एसएप एसएप रोड मैप मेथोडोलॉजी और एसएप मेथोडोलॉजी ये सब एक ही है, या प्रोजेक्ट फेज। तो ये एसएप क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड सैप मेथोडोलॉजी, है ना। ये जो 5 फेजेस में हमने जो इसको डिवाइड किया है, तो एक काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी है जो एसएपी ने डेवलप किया। एसएपी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो भी एक्टिविटी है उसको फेजेस वाइज है, आप उसको डिवाइड करके प्रोसीड करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन का स्पीड है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो हम उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो आपके क्लाइंट ने आपको एक डेडलाइन दिया है कि ये 8 मंथ के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन 8 मंथ के अंदर या 7 मंथ के अंदर? कोई ना कोई एक प्लान के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करेंगे तभी होगा, है ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे कुछ और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, नहीं। स्ट्रैटेजी वाइज, प्लान वाइज जो हमें प्रोसीड करना है। तो वो जो है एक प्री डिफाइंड प्लान एसएपी ने ऑलरेडी दिया है, एक मेथोडोलॉजी ऑलरेडी एसएपी ने दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एसएप मेथोडोलॉजी। सो इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, एसएप मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एंटायर एक्टिविटी है उसको 5 फेजेस में जो है, एंटायर इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्टिविटी है उसको 5 फेज में डिवाइड कर देना है। और फेज वाइज जो है एक एक करके हमें उसको, जो भी जैसे फेज 1 में कुछ एक्टिविटी हमने परफॉर्म किया, फेज 2 में किया, फेज 3 में किया, 4 में किया, 5 में फाइनली गो लाइव हो जाता है। तो इस तरह से जो है क्या होगा, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि ये फेज वाइज जो हमने डिवाइड किया वो सिर्फ एसएपी में होता है, बाकी आपके पास और भी अगर कोई एक्टिविटी है, कोई वर्क है ना। चाहे वो, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में कोई एग्जांपल दिया होगा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड की, हाँ। या फिर मैं अभी जैसे इसी सेशन में बोलता हूँ, लेट्स सपोज एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो वो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होता है, तो अभी देखिए, अभी आप कहीं भी जाते हैं, लेट्स सपोज कोई फ्लैट वगैरह परचेज करने, तो ग्राउंड पे तो कुछ होता नहीं है। फिर भी वहां पे एक स्मॉल ऑफिस होता है, और वहां पे जो है कोई ना कोई बैठा होता है, जहाँ पे आप जाके पूरा इंक्वायरी करेंगे और फिर आप पेमेंट करेंगे। आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, एक इनका एक प्लान है जो कि आप परचेज कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तो ये अगले 2 महीने में हमारा जो भी इसका जो फाउंडेशन है वो अब बन जाएगा। उसके बाद फिर हम उसमें जो पिलर्स वगैरह हैं उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो है उसको थर्ड फेज में जो है हमारा वो जो भी वॉल्स वगैरह है उसको हम उसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। फोर्थ फेज में जो है डोर्स एंड विंडो इंस्टॉलेशन होगा, है ना, प्लास्टर्स वगैरह होगा। फिफ्थ फेज में फिर क्या होगा, उसका वायरिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। और सिक्स फेज में जो है उसको फिर हम कलर करेंगे, पेंट करेंगे। और लास्ट में 7th फेज में क्या होगा, इनॉग्रेशन होगा, यानी कि ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाएगा आपको। जो भी फ्लैट का की है वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और ये फिर क्या करेंगे, फेज वाइज जो है एक टाइमलाइन अभी स्पेसिफाई करेंगे, डेडलाइन की, ये फेज 1 जो है इतना टाइम लगेगा, फेज 2 में इतना लगेगा, ऐसे करके हम आपको 2 साल में ये जो है आपका जो भी फ्लैट है हम उसको हैंड ओवर कर देंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हाँ, उनको कितने जो है मतलब लेबर्स चाहिए इसको विद इन जो भी हमारा डेडलाइन है उसमें कंप्लीट करने के लिए, कितना और जो है उनको वर्क करना है। तो वैसा ही जो है एससीपी में भी है, ये जो भी एक्टिविटी है उसको हमने 5 फेज में, ये स्टैंडर्ड है गाइज। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो है आप उसको 7 फेज में कर दें या 8 फेज में कर दें। रियल टाइम में क्या होता है वो तो कोई देखने नहीं जाता, बट एसएपी ने जो है ये ऐसा अपना दिया हुआ है स्टैंडर्ड कि हाँ भाई, आप ये 5 फेजेज में जो भी आपका आपका इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी है उसको हम 5 फेज में सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है। तो ये फेज वाइज जो है कुछ कुछ एक्टिविटीज है जिसको हमें देखना है, वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है। नाउ फर्स्ट फेज में क्या होगा, लुक एट हियर, द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। ये बिल्कुल इनिशियल फेज है ना, इनिशियल फेज है। यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज द टीम गोज थ्रू इनिशियल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, टीम साइज एंड टीम मेंबर। अभी क्या है, जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने बताया कि जो भी एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया कि ये प्रोजेक्ट जो है इस पार्टिकुलर कंपनी को जाता है,
तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है एक डिलीवरी मैनेजर को हैंड ओवर किया गया, या जो भी वो जोनल हेड है ना, उनको हैंड ओवर किया गया। उन्होंने क्या किया फिर, ही हायर्ड और शी जो भी है, उन्होंने हायर किया एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कि आप जो है इस प्रोजेक्ट के लिए यू आर गोइंग टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब क्या है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वहां से काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की हायरिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरेक्शन अगर क्लाइंट के साथ हो जाता है एक बार, तो वहां से जो है क्लाइंट का जो दिया हुआ डेडलाइन है, वो जो कि मैंने बोला था, जैसे कि 8 मंथ का मैंने डेडलाइन बोला था कि 8 मंथ में ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देना है आपको, मतलब पूरा इंप्लीमेंटेशन करके। तो वहां से जो है क्लाइंट का जो डेडलाइन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर अकेले तो इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, है ना, वो तो टीम को हैंडल करने के लिए है, और बाकी हायर लेवल जो भी मीटिंग्स वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो कंसल्टेंट करेंगे। तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना एक टीम बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ही हैज टू डिसाइड द टीम साइज एंड टीम मेंबर, कि कितने लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और फिर वो लोग कौन कौन से होंगे ये भी डिसाइड करना है ना। तो उसके लिए जो है सबसे पहला क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। पहले इंटरनली देखेंगे कि हाँ कितने अभी मतलब लोग अवेलेबल हैं। कहाँ पे चेक करेंगे, तो मैंने बताया होगा फ्री पूल का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं बताया होगा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों के पास भी, जैसे कि लेट्स सपोज देयर आर लाइक मल्टीपल पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, अभी उसमें से एक दो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट 4 इयर्स का, 5 इयर्स का या 2 इयर्स का जो भी है वो कंप्लीट हो गया। अब वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट जो है करंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ नहीं रहना चाहता, वो क्लाइंट जो है वो किसी और, यानी कि वो लेट्स सपोज दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स इन्फोसिस, कि नहीं भाई अब हम इन्फोसिस से सपोर्ट लेंगे, है ना। वो सपोर्ट, वो जो है प्रोजेक्ट विप्रो से चला गया, वो कहाँ गया, इन्फोसिस को। तो विप्रो के एटलीस्ट लाइक लेट्स सपोज देयर बी अ टीम ऑफ अराउंड 50 पीपल जो उस सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब वो सपोर्ट प्रोजेक्ट जब इन्फोसिस में चला गया, तो ये 50 लोग क्या करेंगे, ये 50 लोग क्या करेंगे, फिर ये जो है इनके पास कोई वर्क नहीं है ना। तो इनका प्रोफाइल जो है ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्विच हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ फ्री पूल, है ना। उसको बोलते हैं कि अगर कोई पूछता अभी आप क्या कर रहे हैं, तो लोग बोलते अरे नहीं यार अभी तो कोई काम ही नहीं है, बेंच पे बैठा हुआ। तो बेंच पे बैठने का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उनका जो है प्रोफाइल कहाँ पे आ गया, अब फ्री पूल में आ गया, और वो फ्री पूल का एक्सेस जो भी मैनेजर्स हैं, टीम लीड हैं, उनको रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपॉइंट किया गया है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री पूल में सर्च करेंगे कि यहाँ पे कितने सारे कंसल्टेंट जो है अभी फ्री पूल में है ना। तो वहां से वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही इज गोइंग टू सेलेक्ट सर्टेन प्रोफाइल, और उनको फिर एक एक करके कॉल करके फिर उनका अ, उनसे इंटरेक्ट करना, है ना। उनका एक्सपीरियंस वगैरह तो खैर ऑलरेडी फ्री पूल में अपडेटेड रहता है, उनका रिज्यूमे भी वहाँ पे अपडेटेड रिज्यूमे भी रहेगा, स्टिल एक इंटरेक्शन होगा कि आपने क्या किया, इसके पहले क्या क्या किया है, और ये प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे क्या, है ना। ये बहुत सारा चीज सब कुछ है वहाँ पे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरेक्ट करेंगे, और अगर वो कंसल्टेंट अग्री है तो फिर क्या होगा, वो कंसल्टेंट को इन्वाइट करेंगे, ठीक है आप इस प्रोजेक्ट पे आ जाइए, है ना। अच्छा, ये अग्री करना नहीं करना ये भी कंसल्टेंट के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं कि फोर्सफुली किसी को बुला लिया जाएगा कि नहीं आपको इस प्रोजेक्ट पे जाना ही है ना। हर किसी का अपना कुछ ना कुछ इश्यूज होता है। लेट्स सपोज आप रिलोकेट करने के लिए रेडी नहीं है, यू आर देयर एट बैंगलोर लोकेशन, और प्रोजेक्ट का लोकेशन कहीं दिल्ली में है, मुंबई में है, आपके कुछ अपने पर्सनल इश्यूज हैं, यू डोंट वांट टू रिलोकेट, तो आप मना भी कर सकते हैं कि नहीं हमारा कुछ पर्सनल जो है इश्यूज है जिसके चलते आई कैन नॉट रिलोकेट। तो ये कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो, बट ऐसा नहीं है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा सारे को मना कर सकते हैं, उसका भी कुछ लिमिट होता है ना। और इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट टीम भी होती है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट टीम का काम क्या होता है, वही वो जो फ्री पूल पे जो है वो देखते रहते हैं कितने सारे कैंडिडेट हैं, है ना, और फिर उनका जो है प्रोजेक्ट अरेंजमेंट जो है ये रिसोर्स मैनेजमेंट वाले करते हैं। सो अगेन आई विल कम बैक ऑन कि ये इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब जो है फ्री पूल वगैरह से जो है कैंडिडेट ही इज गोइंग टू फाइंड आउट कि हाँ चलो ठीक है, ये लेट्स सपोज 40 कंसल्टेंट का जरूरत है, 30 ही गॉट फ्रॉम फ्री पूल, एंड रिमेनिंग 10 जो है फिर वो कहाँ से, तो फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा। ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में भी क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर, एचआर, या फिर जो भी हायर लेवल मैनेजमेंट है, उन लोगों का एक डिस्कशन होगा कि हाँ हमें परमानेंट पेरोल के लिए जो है, मतलब हम हायरिंग जो करेंगे वो परमानेंट पेरोल पे करेंगे या फिर थर्ड पार्टी पेरोल पे करेंगे, है ना। तो उसके बेस पे जो है पहले वो भी, जैसे कि कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी अगर इन फ्यूचर अगर पाइपलाइन में है,
तो फिर दे थिंक कि नहीं चलो परमानेंट पेरोल पे ही कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट जैसे फिनिश होगा तब तक कुछ और आएंगे, है ना। या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट के बाद जो है अभी कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर चलो ठीक है थर्ड पार्टी पेरोल पे ही हायर कर लेते हैं, प्रोजेक्ट जब खत्म होगा फिर टाटा बाय बाय, है ना। यानी कि जिस कंसल्टेंसीज ने उनको अपने पेरोल पे हायर किया, अब उनका हेडेक रहेगा कि वो कोई और प्रोजेक्ट अरेंज करके दें, अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर जो है बोलेंगे नहीं आप फिर कहीं और ट्राई कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस इसमें। आप अगर ट्राई करेंगे तो जब भी जब आपको कॉल्स वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये परमानेंट पेरोल है या थर्ड पार्टी पेरोल है। तो थर्ड पार्टी पेरोल में क्या होता है, क्लाइंट आपका जो है क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी पेरोल में क्या होगा, क्लाइंट कौन है, टाटा मोटर है, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, लेट्स सपोज विप्रो टेक्नोलॉजी, है ना। तो आपको क्या करना है, और आपका पेरोल कंपनी क्या है, जो भी एक मान लीजिए एक्स वाई जेड कंसल्टेंसी है या टेक जो भी है, तो इसके पेरोल पे आप काम करते हैं, है ना। और कौन से प्रोजेक्ट पे, किसका प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट जो है ये विप्रो का है, और क्लाइंट कौन सा है, ये टाटा मोटर का है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना। सो अभी क्या होगा कि जैसे मैंने बोला ये विप्रो टेक्नोलॉजी को ये प्रोजेक्ट मिला टाटा मोटर का, है ना। तो ये विप्रो टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ही इज गोइंग टू हायर द कैंडिडेट्स। तो इंटरनली जो भी फ्री पूल में है उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट ले लिया, और जो भी 20% जो बाकी हैं उनको फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए गए। तो परमानेंट पेरोल पे भी हायर कर सकते हैं और थर्ड पार्टी पेरोल पे भी बुला सकते हैं। थर्ड पार्टी पेरोल में क्या होगा, अगर आप थर्ड पार्टी पेरोल पे काम करते हैं, लेट्स सपोज परमानेंट पेरोल पे काम करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जैसे फिनिश हो गया तो उसके बाद आपका क्या होगा, आप फ्री पूल में है, आपका जो है यूर सिटिंग ऑन द बेंच, है ना। उस केस में भी आपको सैलरी मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, है ना। परमानेंट पेरोल वाले को, थर्ड पार्टी पेरोल वाले को क्या होगा, थर्ड पार्टी पेरोल में क्या होगा, आपकी जो पेरेंट कंपनी वो विप्रो नहीं है, वो एक्स वाई जेड कंसल्टेंसी है। तो थर्ड पार्टी पेरोल जैसे ये टाटा मोटर का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वो विप्रो फिर बोलेंगे जो भी ये थर्ड पार्टी पेरोल वाले कैंडिडेट हैं कि भाई अब आप अपना जो भी आपकी पेरोल कंपनी है उनसे पूछिए कि अब नेक्स्ट आपको वो क्या असाइनमेंट दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, हमारा तो काम खत्म हो गया, इतना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, है ना। तो विप्रो जो है ये एक्स वाई जेड कंसल्टेंसी जो है इसको पेमेंट देना बंद कर देगी। अब जैसे इनको पेमेंट मिलना बंद हो जाता है तो फिर ये क्या करेंगे, इनके पास अगर कुछ और प्रोजेक्ट है, कहीं और से कुछ रिक्वायरमेंट आया, तो ये सेम कैंडिडेट को डाइवर्ट कर देंगे कि आपको जो है आईबीएम का एक प्रोजेक्ट है उस पर आप काम कर लीजिए, या किसी और कंपनी का प्रोजेक्ट है आप उस पर काम कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वो बोलेंगे कि चलो आप कहीं और देख लो फिर, है ना। क्योंकि ये कंसल्टेंसी पेमेंट कैसे करते हैं गाइस, लेट्स सपोज अभी विप्रो ने डिसाइड किया कि हम आपको, आप हमें कैंडिडेट सप्लाई करो, हम उनको 12 लाख पर एनम जो है सीटीसी देंगे। अब ये 12 लाख का जो है लेट्स सपोज डिस्कशन हुआ, अब ये कंसल्टेंसी क्या करेंगे, फिर ये मार्केट से जो है कैंडिडेट रहेंगे, किसी को 8 लाख का दिया, किसी को 9 लाख का दिया, और ऊपर से बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उनका बेनिफिट हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है थर्ड पार्टी पेरोल कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एनीवे आई विल कम बैक ऑन दिस एसएप मेथोडोलॉजी। सो फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है गाइस, तो टीम साइज एंड टीम मेंबर, है ना, ये डिसाइड करना है, और ये कौन करेगा, ऑफकोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर। और फर्स्ट फेज में जो भी काम होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ही होता है, कंसल्टेंट का कुछ खास तो है नहीं अभी, क्योंकि कंसल्टेंट आए भी नहीं है अभी, है ना। तो ये हो गया। सेकंड में प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब क्या है, एक अपना जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर बना लेते हैं, बहुत सारा चीज उसमें रहता है ना। बट चलिए ठीक है, वो आपके लेवल का तो है नहीं, तो हम वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल्स एंड ऑल। आप प्लानिंग के जो प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर बोले तो आप मान के चलिए कि उन्होंने एक प्लान बना लिया कि हाँ फर्स्ट फेज में हमें कितना टाइम स्पेंड करना है, सेकंड फेज में हमें कितना टाइम स्पेंड करना है, ऐसे जो है एक प्लान बना के लास्ट फेज तक लेके जाएंगे, है ना। कितने कंसल्टेंट चाहिए, फिर उसके अलावा जो है कितने इसमें सीनियर रहेंगे, कितने जूनियर रहेंगे, है ना, ऐसे करके बहुत सारा जो है चीज रहेगा। अच्छा, सो फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, टीम साइज, टीम मेंबर, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग रहेगा। किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग क्या होता है गाइस, किक ऑफ मीटिंग का मतलब लेट्स सपोज ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने टीम साइज डिसाइड कर लिया, और टीम मेंबर कौन कौन से हैं वो भी फाइनलाइज हो गया कि हाँ चलो 40 कंसल्टेंट का एक टीम रहेगा जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और वो 40 कौन कौन से है वो भी फाइनलाइज हो गए, और उसमें से मैक्सिमम जो है लेट्स सपोज प्रोजेक्ट लोकेशन पे आ भी गए, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ करना है, जो भी लोकेशन डिसाइड किया गया है उस लोकेशन पे सारे कंसल्टेंट आ गए, है ना। तो फिर क्या होगा, एक इंटरनल मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग क्या होता है, जैसे कि आप किक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे फुटबॉल मैच आप लोगों ने देखा होगा, तो मैच बिगिन कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, तो एक कोई ना कोई जो भी कैप्टन है जिसने
किसी ने टॉस जीता और वो क्या करेगा, पहले बॉल को किक करेगा, यानी कि एक बार वो मारेगा और वहां से जो है मैच स्टार्ट हो जाता है। तो ये किक ऑफ मीटिंग क्या है, एक इंटरनल मीटिंग हो गया कंसल्टेंट का और प्रोजेक्ट मैनेजर का। और यहाँ पे आप कह सकते हैं इट्स ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी मीटिंग, जहाँ पे हर कोई अपने आप का जो है हर कोई इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को, है ना। मैं लेट्स सपोज फीको कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये टीम में एसडी कौन सा है, एमएम कौन सा है, पीएस कौन सा है, पीपी कौन सा है, पीएम कौन सा है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये एक टीम वर्क है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो फीको वाले को तो वैसे भी जो है हर किसी से आपकी जरूरत है, या फिर आपसे हर किसी की जरूरत है। फीको का जो है इंटीग्रेशन जो है ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल से रहता है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन में हर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, उनका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सारा चीज बताएंगे। और इवन प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो है अपना इंट्रोडक्शंस वगैरह देंगे। ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स अबाउट द प्रोजेक्ट, कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हमने क्या क्या डेडलाइन वगैरह डिसाइड किया है, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है ना। और इसके अलावा कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है वो सारा चीज भी एक्सप्लेन होगा। जैसे जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे आगे चल के, जब नेक्स्ट फेज में हम जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स के जो है नेमिंग कन्वेंशंस क्या होंगे, यानी कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स का हम नाम देंगे उस किस फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये किक ऑफ मीटिंग में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इनिशियली मैंने बताया था कि जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम जो है पहले क्लाइंट से जाके मीटिंग करती है, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है रफली वहीं पे डिसाइड हो जाता है ना। यही लोग क्या करेंगे, एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एक पीपीटी बना के जो है क्लाइंट को प्रेजेंट कर देंगे कि ये एफआई का जो है ये ऐसा रहेगा, एसडी का ऐसा रहेगा, एमएम का ऐसा रहेगा। जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम है हर मॉड्यूल से एक एक्सपर्ट रहेगा। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वहां पे क्लाइंट को प्रेजेंट कर दिया और वो अप्रूव हो गया, है ना। अब वो क्या होगा, उन लोगों ने जो भी ये पीपीटी बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, वो क्या करेंगे, डिलीवरी हेड को, डिलीवरी मैनेजर को हैंड ओवर करेंगे। और जब वो डिलीवरी मैनेजर जब प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करेगा, तो फिर वो क्या होगा, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर को हैंड करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है वो दैट इज रिलेटेड टू दिस टाटा मोटर, है ना। अब टाटा मोटर के लिए एक हमने प्रोजेक्ट मैनेजर अगर सेलेक्ट किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसको हैंड ओवर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को। अभी आप देखिए ये कैसे हो रहा है। ये जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम इंटरेक्ट किए क्लाइंट से, है ना। और उन्होंने जो है ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का एक जो भी है पीपीटी या वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, उसको हैंड ओवर किया डिलीवरी मैनेजर को। डिलीवरी मैनेजर ने प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया और उसको हैंड ओवर कर दिया। और प्रोजेक्ट मैनेजर फिर क्या करेंगे, वो जो टीम हायर कर रहे हैं जो कंसल्टेंट्स, सो वो उस पार्टिकुलर हर मॉड्यूल का जो भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, वो जो भी पीपीटी है, वो क्या करेंगे, जो भी सीनियर कंसल्टेंट होते हैं उस पार्टिकुलर मॉड्यूल के, उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये सारा चीज जो है किक ऑफ मीटिंग में ही हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपका जो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये डिसाइड हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि वो फाइनल ही है, आगे चल के जब ब्लूप्रिंट फेज में हम जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर चेंजेस चाहता है क्लाइंट, अगर कुछ चेंज करना, तो वो चेंज भी पॉसिबल है। बिकॉज ये जो पीपीटी बना दैट इज नॉट फाइनल, जो ब्लूप्रिंट में हम स्पेसिफाई करेंगे वही फाइनल होता है ना। तो ब्लूप्रिंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पेज में ये इतने ही सारे एक्टिविटी होंगे, टीम साइज, टीम मेंबर, प्रोजेक्ट प्लानिंग, किक ऑफ मीटिंग में वो सारे कंसल्टेंट आ गए, एक इंटरनली एक मीटिंग हमने कंडक्ट कर लिया और वहां पे जो भी ये डिटेल्स में से सारा चीज प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक्सप्लेन कर दिया। क्या क्या एक्सप्लेन किया वो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, जैसे किक ऑफ मीटिंग फिनिश हुआ तो उसके बाद जो है फर्स्ट पेज फिनिश हो गया। अब हमारी एंट्री होती है नेक्स्ट फेज में, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट फेज। अब ब्लूप्रिंट फेज में क्या होगा गाइस, लुक एट हियर, इन दिस फेज कंसल्टेंट विल हैव डिस्कशन विद देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मेंबर। अब ये क्या है, डिपार्टमेंट मेंबर, दैट इज कॉल्ड कोर टीम मेंबर, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड CTM। स्टैंडर्ड वर्ड है गाइस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इसका अलग अलग नाम भी दिया जा सकता है, बट वो कोर टीम मेंबर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन डिटेल्स, डोंट वरी। अच्छा, अभी तक हमारा क्या हुआ था, जो भी डिस्कशंस हुआ है वो सब इंटरनली, यानी कि आपके जो भी आपके टीममेट्स हैं उनके साथ डिस्कशन हुआ, जो भी इंटरेक्शन हुआ या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कशन हुआ, तो वो सब जो है दे आर द पार्ट ऑफ सेम टीम, यू ऑल आर पार्ट ऑफ सेम टीम। क्लाइंट के साथ तो हमारा कुछ डिस्कशन हुआ नहीं, है ना। और ये जो भी गैदरिंग है वो किसके लिए है, वो टाटा मोटर के लिए है, यानी कि उनका प्रोजेक्ट जो है हमें इम्प्लीमेंट करके देना है। तो जाहिर सी बात है अब हमें उनसे इंटरेक्ट करना है, उनका करंट प्रोसेस जो है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके बारे में जानना है, देखना है, डिस्कस करना है उसके लिए, है ना। तो अब हम सेकेंड फेज में क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ब्लूप्रिंट फेज या BBP फेज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। BBP मीन्स
business blueprint. अच्छा, in this phase, consultant will have a discussion with their respective department member, core team member regarding business process. अब आप FICO कंसल्टेंट हैं, तो फाइनेंस, जो भी फाइनेंस कंसल्टेंट है वो किससे डिस्कस करेगा? तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना। हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो बिजनेस प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो वो प्रोसेस है हमें SAP में मैप करके देना है उनको, है ना। वैसे ही जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो SD कंसल्टेंट जो है, जो भी SD कंसल्टेंट इस प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए हैं, वो जाके उनसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी वैसे ही HR कंसल्टेंट होंगे जो HR डिपार्टमेंट में, वो अपना जाके वहाँ जो भी बिजनेस प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा डिस्कशन होगा। अच्छा, तो आप फाइनेंस कंसल्टेंट है तो फाइनेंस टीम से डिस्कस करेंगे। अभी फाइनेंस टीम में लेट्स सपोज 200 कैंडिडेट्स, 200 यूजर्स आर देयर, मेंबर्स आर देयर। अब डिस्कशंस का मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम जाके एक एक करके सबसे डिस्कस करें कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम बताओ तुम क्या क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होगा कि जैसे हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किया जाएगा, टाटा मोटर के जो भी हायर लेवल मैनेजमेंट है, तो वहां पे एक कॉन्टैक्ट पर्सन जो है दे आर गोइंग टू डिसाइड कि ये एक पार्टिकुलर पर्सन है, जो भी कंसल्टेंट को डिस्कस करना है वो इन्हीं से करना है। अगर आप पूरे टीम से डिस्कस करेंगे गाइस, तो आई टेल यू, आप 100 ईयर में भी जो है, इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा, है ना। ऐसे ऐसे यूजलेस रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेंगे क्लाइंट की तरफ से, जो कि सुनने में लगेगा कि चलो यार ये क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे। क्लाइंट का क्या है, वो कुछ भी वो डिमांड कर देंगे। उनका ऐसा है कि चलो SAP इंप्लीमेंट हो रहा है तो फिर ऐसा कर दो कि मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। कुछ दिन के बाद वो ऐसा डिमांड कर देंगे कि यार अभी ये हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ मैं सिस्टम को देख लूं तो मेरा रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए, है ना। तो इस टाइप के जो है यूजलेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं बहुत सारे क्लाइंट की तरफ से। और आप एज ए कंसल्टेंट, ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा रिक्वायरमेंट उनका जो है हम मान लेंगे, या फिर जो भी पॉसिबल है उसको हम मानेंगे, है ना, कि हाँ ये पॉसिबल है। जो पॉसिबल नहीं है, जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, डेवलपमेंट है ना, फिर उसके लिए क्या है, तो फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, आप उनसे डिस्कस करेंगे कि नहीं ये तो काफी क्रिटिकल है, इसमें काफी टाइम लगेगा, रिसोर्सेस भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से जाके बोलेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें डेवलपमेंट करना होगा, इसमें हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए और इतना पैसा एक्स्ट्रा पे करना होगा। जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, जहां एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व हो जाता है, इमीडिएटली वो प्रोजेक्ट मैनेजर उनके तरफ से जो है बोलेंगे नहीं नहीं, इसको साइड करो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक अमाउंट पे कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप लोग प्रोजेक्ट के पार्ट बनेंगे तो ऑफकोर्स लाइव प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, हम कितने ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं, कितने तोड़ते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को पता चलेगा, है ना। अच्छा, सो CTM कौन है, कोर टीम मेंबर कौन है, मैंने बताया कि हर जो डिपार्टमेंट है उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा क्लाइंट के, टाटा मोटर के तरफ से, क्लाइंट की तरफ से। तो उसको, उस बंदे को हम बोलेंगे, उस पर्सन को हम बोलेंगे कोर टीम मेंबर, CTM, है ना। ये CTM एक स्टैंडर्ड नेम है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज एप्लीकेबल। अब उसको कोई चेंज करके कोई बोले कि नहीं ये एक्सपर्ट है, जैसे मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था तो वहां पे हम उनको कुछ और नाम दिए थे, कोर टीम मेंबर जो भी हैं उनको जो है हम कुछ और नाम दिए थे, है ना। तो जैसे हमने बोला ये चैंपियन, दे आर द चैंपियन, है ना। तो ये क्या है, एक कस्टमाइज नेम है ना। या फिर आप कुछ और नाम दीजिए, वो सब कस्टमाइज। स्टैंडर्ड नेम क्या है, कोर टीम मेंबर, CTM, ठीक है, जो क्लाइंट की तरफ से एक पर्सन जो अपॉइंट होने वाला है, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। एज ए कंसल्टेंट हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होगी गाइस, जब आगे हम कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करेंगे। सो हर कॉन्फ़िगरेशंस में आपको क्लाइंट की तरफ से हमें कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, है ना। तो हमें तो पता नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर लाइक जो आपको इनपुट चाहिए वो किससे मिलेगा, वो 200 या 300 जो पर्सन है उसमें से कौन सुटेबल पर्सन है जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये तो आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो हम किनको कांटेक्ट करेंगे, ये कोर टीम मेंबर को कांटेक्ट करेंगे। वी कैन से कि ये आपके एक तरह से काउंटर पार्ट हो गए, है ना, आपके काउंटर पार्ट हो गए क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। सो हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो कोर टीम मेंबर से होगा, और वो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो कोर टीम मेंबर से ही हम लेंगे। और ये उनको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज अगर उनको अगर नहीं पता है कि हाँ इसका एग्जैक्ट जो है मतलब इनपुट, इफ ही इज अनेबल टू गिव एट द करंट लाइक दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ही विल टेक टाइम कि अब आप मेरे को कुछ टाइम दे दो, मैं जो भी इससे जो एसोसिएटेड पर्सन है मैं उनसे बात करके और डिटेल्स जो है मैं लेके फिर आपको हैंड ओवर करूंगा, है ना। तो ये काम होता है कोर टीम मेंबर का। हमारा जो भी इंटरेक्शन होगा वो कोर टीम मेंबर से ही होगा।
तो इन दिस फेज कंसल्टेंट विल हैव अ डिस्कशन विद देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मेंबर यानी कि कोर टीम मेंबर रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोसेस, है ना। बिजनेस प्रोसेस फाइनेंस में जो है क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा एक्टिविटीज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, जो करंट ईआरपी यूज कर रहे हैं उससे कितने सारे एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं, कितने सारे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो है उससे आप लोग निकाल सकते हैं या ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं। अभी क्या है, ये जो भी डिस्कशन हो रहा है फिर क्या होगा, फिर उसको हमें रिकॉर्ड भी करना है ना। यानी कि जो भी डिस्कशन हुआ, आप क्लाइंट ने बोला कि हम ये टोटल जो है लेट्स सपोज हमारा ये 15 या 20 जो है एक्टिविटीज जो है वी आर परफॉर्मिंग, हमारा फाइनेंस टीम जो है ये 20 डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग, है ना। तो वो क्या करेंगे, फिर हमें रिकॉर्ड भी करना होता है। वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें, है ना। एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर क्लाइंट का डिमांड है वो भी जो है हम जाके उस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करेंगे। जो रिपोर्ट्स जो है उसमें अगर क्लाइंट कहीं एक्स्ट्रा चेंजेस चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, है ना, अगर वो पॉसिबल है हमें डिलीवर करना, तो फिर वो भी जो है हम क्या करेंगे, उसको भी हम एक एक जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें डालेंगे। तो ये सारा जो है, जो भी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया बेस्ड ऑन डिस्कशन विद द क्लाइंट, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, है ना। और इसी ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट के बेस पे फिर आगे हमें क्या करना है, एसएपी कॉन्फ़िगर करना है। एसएपी में जो है बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है, तो वो कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, वो ब्लूप्रिंट के बेस पे ही जो है कॉन्फ़िगर करेंगे उसको, ठीक है। तो ये ब्लूप्रिंट फेज में क्या हुआ गाइस, इन ब्लूप्रिंट फेज में जो है हमारा क्लाइंट के साथ सिर्फ डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोसेस, जो उनका रिक्वायरमेंट है हमने उसको रिकॉर्ड किया, है ना। ये रिकॉर्डिंग किस लिए जरूरत है गाइस, बिकॉज आई टेल यू, वर्बल कम्युनिकेशन पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट ने कुछ बोल दिया और हम जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर दिया। हमको पता है कि क्लाइंट ने बोला है कि हाँ हाँ हमारा ये टोटल 20 एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कल के क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं हमने 20 नहीं बोला था, ये 22 बोला था, आपको सुनने में मिस्टेक हो गया, फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो दैट्स वाई एक्चुअली, हाँ, सो बेस्ट वे, जो बेस्ट प्रैक्टिस मेथड है वो क्या है, आपको सबसे पहले जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है उसको एक एक डॉक्यूमेंट में जो है वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, जो भी उनका कोर टीम मेंबर के साथ जो डिस्कशन हुआ, जो भी उन्होंने बताया, जो भी जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारा जो है हमें एक रिकॉर्ड करना है पार्टिकुलर इन अ पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट। और फिर हमें उसको क्लाइंट को देना है कि भाई ये देखो हमारा जो डिस्कशन हुआ है, यानी कि कोर टीम मेंबर को देना है कि ये देखिए हमारा जो डिस्कशन हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज जो है आपने अपना डिमांड रखा है, ठीक है। ये आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है ये हमें एसएपी में मैप करके देना है, और इसके अलावा जो है कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आपने स्पेसिफाई किए हैं, है ना, जो हमें करके देना है, एसएपी में मैप करके देना है। तो ये हमारा इतना रिक्वायरमेंट है जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट को सेंड करेंगे, ये देखो ये हमने एक डॉक्यूमेंट ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनाया और ये आपके रिक्वायरमेंट सारे डाल दिए, आप इसको देखो कि आप एग्रीड हो, इससे एग्रीड हैं या फिर आप मतलब इसमें से कुछ ऐड करना रिमूव करना जो भी आप बताइए। तो ये जो है ना, इसको जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसको क्या करते हैं, फर्स्ट फेज में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फेज में मैंने बोला था कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होता है उसका एक नेमिंग कन्वेंशन, यानी कि उसका नाम क्या रखेंगे, वो डॉक्यूमेंट का कुछ नाम रखेंगे ना। तो वो फिर कैसे रहेगा, तो सबसे पहले जो है लेट्स सपोज ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, एडिज है, टू बी है, ब्लूप्रिंट है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस। यूटी है, यूएटी है, यूटी में भी जो है डॉक्यूमेंट बनता है, यूएटी, आईटी, ये क्या है ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ब्लूप्रिंट बन रहा है तो बीबीपी डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ये सबसे पहले क्लाइंट का ही नाम दे देते हैं, ये कुछ भी हो सकता है गाइस, बट मैं एक स्टैंडर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये टाटा मोटर के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, ब्लूप्रिंट है ना। फिर मॉड्यूल का नाम देना है आपको, कौन सा मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल का हमने नाम दे दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्जन का भी नाम देना है कि ये वर्जन 1.0 है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। सो ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया और उसका एक ये नेम दे दिया इस डॉक्यूमेंट का, और ये हमने क्लाइंट को सेंड कर दिया। अब क्लाइंट की तरफ से जो भी कोर टीम मेंबर है वो इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, काफी क्लोजली देखते हैं गाइस, है ना। तो वो देखेंगे और फिर उसको अप्रूव करेंगे। अब वो बोलते हैं नहीं, नॉट अप्रूव्ड। तो नॉट अप्रूव का कुछ ना कुछ वो रीजन स्पेसिफाई करेंगे, तो जो हमने मेल सेंड किया है उसी पे जो है वो बोलेंगे कि ये चीज है आपको चेंज करना है ना, जो कि उसमें, तो वो हाईलाइट करके आपको सेंड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट को एडिट करेंगे, एडिट करके जो रिमूव करना है वो हमने रिमूव किया, जो ऐड करना है ऐड किया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे वर्जन चेंज हो गया। अब फिर से क्लाइंट अभी भी बोलता है नहीं, नॉट अप्रूव्ड, अभी भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर से वो कोई छोटा मोटा मिस्टेक
वो निकाल लिए कि ये अकाउंटिंग एंट्री गलत है ना, आप इसको जो है यहाँ पे ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से आपको जो है वो चेंज स्पेसिफाई की कि आपको अभी ये चेंज और करना है। फिर से हमने क्या किया, वो जो चेंज उन्होंने स्पेसिफाई किया हमने किया, फिर से ब्लूप्रिंट का वर्जन चेंज करके और सेंड किया। अब यहाँ पे ये अप्रूव्ड हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ गाइस, डोंट लुक एट द स्पेलिंग्स एंड ऑल, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी अप्रूव्ड कौन सा वर्जन हुआ, ये वर्जन 1.2 हुआ, है ना। अच्छा, क्या होता है कभी कभी में, कभी कभी, बिकॉज वी ऑल नो फैक्ट क्या है ना, जितने भी लोग मार्केट में ट्रेनिंग लेते हैं वो हर कोई फैक्ट यही है कि मैक्सिमम लोग जो है एक्सपीरियंस वगैरह डालते हैं एंड देन दे आर ट्राइंग, है ना। अच्छा, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता होता है कि मैक्सिमम लोग जो है किस तरीके से आ रहे हैं, है ना? तो अभी इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि लेट्स सपोज आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपने जो दिखाया है, तो आपने जो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया था, कौन सा वर्जन ऑफ ब्लूप्रिंट आपने क्लाइंट को सेंड किया, और ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी इन द प्रीवियस इंटरव्यू पूछा गया। तो आपने कौन सा वर्जन जो है क्लाइंट को सेंड किया था अप्रूवल के लिए। आई टेल यू गाइस, 80% लोग तो बोल ही नहीं पाते वहां पे, उनका माउथ ओपन ही नहीं होगा, है ना, कि यार वर्जन में क्या बोले, कौन सा वर्जन बोले, कुछ भी बोलेंगे तो ये गलत होगा क्योंकि उनको तो कुछ आइडिया है नहीं, है ना। अच्छा, अभी कोई बोलता है वर्जन 1.1 1.2, ये सब के सब जो है करेक्ट आंसर नहीं है। अभी 1.2 अगर हम बोलेंगे, फिर अगर ये भी अगर क्लाइंट ने डिसअप्रूव किया है तो यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल गाइस, ये जो भी नॉट अप्रूव्ड वाले हैं जिसको क्लाइंट ने अप्रूव नहीं किया, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट वर्जन, ठीक है। तो ये वर्जन 1.1 एंड 1.2 क्या हो गया, ये ड्राफ्ट वर्जन ऑफ ब्लूप्रिंट हो गया, और जो अप्रूव्ड हो गया उसको बोलेंगे फाइनल वर्जन, है ना। सो ये जो फाइनल वर्जन ऑफ ब्लूप्रिंट है, इसी का हमें क्या करना है, इसी को फिर जैसे क्लाइंट ने इसको अप्रूव किया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट लेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, साइन ऑफ लेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि आप साइन कीजिए इस पे। सिर्फ क्लाइंट का ही सिग्नेचर नहीं होगा वहां पे, क्लाइंट का सिग्नेचर होगा, क्लाइंट के तरफ से, क्लाइंट का सिग्नेचर का मतलब जो कोर टीम मेंबर है उनका सिग्नेचर होगा, और फिर उनके तरफ से, क्लाइंट के तरफ से भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, है ना, जो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे, क्या मतलब जो भी प्रोजेक्ट का जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन का क्या कैसा प्रोग्रेस है ना, वो सारा चीज वो अपने तरफ से उधर से मॉनिटर करेंगे। तो क्लाइंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका साइन ऑफ होगा, फिर जो है कोर टीम मेंबर का सिग्नेचर रहेगा उस पर, हमारे तरफ से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है फिर उनका साइन ऑफ रहेगा, जो सीनियर कंसल्टेंट है वो भी अपना साइन करेगा, जो जूनियर कंसल्टेंट है वो भी अपना साइन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लूप्रिंट जो है वही बनाता है ना, फॉर्मेटिंग्स वगैरह सब वही करेंगे, जूनियर कंसल्टेंट ही करते हैं। तो ये इतने सारे लोगों का सिग्नेचर होगा, और जैसे सिग्नेचर कंप्लीट हो गया फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्लूप्रिंट फेज जो है फिनिश हो जाता है, फिर हम थर्ड फेज में एंटर करते हैं। अब ये सिग्नेचर नेसेसरी क्यों है गाइस, ये अप्रूवल नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जब अप्रूव्ड हो गया ब्लूप्रिंट, तो इसका मतलब क्या है कि हमने रिक्वायरमेंट्स जो भी है क्लाइंट की तरफ से जितना भी रिक्वायरमेंट था, हमने सबको क्या किया, एक डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करके, और उसका हमने सिग्नेचर ले लिया, और हमने यानी कि एक काइंड ऑफ हमने प्रॉमिस किया कि भाई इतना हम डिलीवर करेंगे, है ना। इसमें से कुछ भी अगर मिसिंग है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि इतना आपने प्रॉमिस किया तो इसको डिलीवर क्यों नहीं किया, है ना। अब तो क्लाइंट भी काफी स्मार्ट होते हैं गाइस, है ना, दे आर लाइक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसा हम बोल देंगे वो सिंपली मान लेंगे। अब वो क्या करते हैं, आउटसाइड से जो है ऑडिट टीम को बुलाते हैं, अगर विप्रो टेक्नोलॉजी इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, तो ऊपर से वो क्या करेंगे, वो किसी और को, डेलोइट को, पीडब्ल्यूसी को, ईएनवाई को, किसी को जो है उनके कंसल्टेंट को क्या करेंगे, एज एन ऑडिटर उसको बुला लेंगे कि आप, क्योंकि क्लाइंट को एसएपी का उतना आइडिया नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, फिर वो ऑडिटर को बुलाएंगे कि आप अपना सर्विस क्या देना है, कि आप देखो कि इन लोगों ने जो प्रॉमिस किया है वो सारे डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एनीवे ऐसा, ओके गाइस, आई थिंक अभी फ्यू सेकंड्स के लिए पावर चला गया था, तो ठीक है, विल कम बैक अगेन। तो अभी मैं जैसे बोल रहा था कि क्लाइंट जो है वो एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नल, फिर वो एक ऑडिट टीम इनवाइट करते हैं, वो ऑडिट कराते हैं कि हाँ हमने जो मतलब ब्लूप्रिंट बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने उतना डिलीवर किया या नहीं किया, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो हाँ, तो इसलिए जो है अभी ब्लूप्रिंट वगैरह जो बनता है, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट बनाने के पीछे मकसद ये है कि जब ब्लूप्रिंट साइन ऑफ हो गया, इसका मतलब अब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गया,
अब क्लाइंट का कोई भी नया रिक्वायरमेंट अगर लेके आते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आगे हम बढ़ गए हैं, नेक्स्ट फेज में आ गए, थर्ड फेज में आ गए, हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया। अब आप नया रिक्वायरमेंट लाके दोगे तो कैसे होगा, है ना? फिर तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कभी रुकेगा ही नहीं, है ना? तो वो जो भी है हम उनको डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं अब हम नहीं ले सकते हैं उसको, रिक्वायरमेंट जो है जो भी है वो फ्रीज हो गया। ठीक है, तो यही मेन रीजन रहता है जो भी ये ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट बनाए उतना आपको डिलीवर करना है ना? अच्छा, ये तो हो गया एज पर प्रोसीजर जो एसएपी ने बनाया है कि हाँ चलो ये सब फेजेस में जो ऐसे ऐसे आपको प्रोसीड करना है। एक बार ब्लूप्रिंट बन गया, इसका मतलब सिग्नेचर हो गया, अब आपको जो है थर्ड फेज में एंटर हो जाना है और उसके बाद क्लाइंट का कोई रिक्वायरमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमने फ्रीज कर दिया। रियल टाइम में क्या होता है गाइज, रियल टाइम में कितने लोग इसको मानते हैं ये मैटर करता है ना? अब क्लाइंट अगर कुछ रिक्वायरमेंट लेके आया, उसमें कुछ डेवलपमेंट है और उनको वो चाहिए ही चाहिए कि नहीं ये चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हमारी तरफ से, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से अपना डिस्कस करेंगे कि भाई ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स लाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। तो आप जो है आपने ओवरऑल जो ड्यूरेशन जो आपने दिया हुआ है उसको बढ़ाओ और ऊपर से जो है पैसा बढ़ाओ, फिर हम करके देंगे इसको। अगर वो क्लाइंट अग्रीड हो जाते हैं, चलो इतना हमने बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे इतना जो है प्रोजेक्ट का जो भी मतलब उन लोगों ने अमाउंट जो पहले डिस्कस हुआ था, है ना, तो इसमें हम 5% इंक्रीज कर देते हैं और ये आप इतने रिक्वायरमेंट हमारा जो है आप ऐड कर लो। फिर क्या होगा, फिर वो ब्लूप्रिंट जो है फिर ठीक है जो साइन अप हुआ उसको डस्टबिन में डालो, है ना, और फिर से जो है ब्लूप्रिंट जो है उसको एडिट करके और एक नया ब्लूप्रिंट बन गया। एडिट करने का मतलब नया बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू से उसी में जो है जो नया रिक्वायरमेंट है आपने ऐड कर दिया, है ना, फिर से बैकडेटेड जो है साइन हो गए। तो रियल टाइम में जो है ना देयर इज अ प्रोवर्ब कि रूल्स आर मेंट टू ब्रीच, यानी कि रूल्स जो है तोड़ने के लिए बना है, तो होते रहता है ऐसा, रियल टाइम में भी होता है ना? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया ऊपर से प्रोजेक्ट मैनेजर का, ब्लूप्रिंट जो है पुराना वाला जो है उसको हमने साइड कर दिया और उसी में एडिट करके नया बना दिया, है ना? प्रोजेक्ट का क्या है, बजट भी बढ़ गया, पैसा भी बढ़ गया उधर क्लाइंट की तरफ से, और उन लोगों ने जो भी एक डेडलाइन था उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया कि चलो ठीक है अब आप 8 मंथ के बदले में जो है 9 मंथ में आप डिलीवर करो, है ना? तो रियल टाइम में जो है ये सब चीज चलते रहते हैं, है ना? बट ये अब हम ऐसा नहीं है कि हम ये इंटरव्यू में जाके हम इसको बोलेंगे कि नहीं नहीं हमने तो ब्लूप्रिंट फाड़ के फेंक दिया और फिर नया ब्लूप्रिंट बना लिया क्लाइंट के कहने पे, ये सब चीज जो है नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू में किसी को बोलना है। बट रियल प्रैक्टिकल में जो है ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, रियल प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो बहुत टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये थर्ड फेज कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हो गया और कब हम फोर्थ फेज में एंटर हो गए, है ना? बट यहाँ पे जो है ऐसे ये प्रोसीजर है जिसको हमें आपको जानना चाहिए, और ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑफ कोर्स पीपल विल आस्क द क्वेश्चंस, है ना? तो फिर अगर इसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट फेज गाइस। आई थिंक मैंने काफी लंबा खींच दिया यहाँ पे, ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए जो है, अगर एक्सप्लेन करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, फिर से 1 घंटा लग जाएगा, है ना? बट अगेन वो सेशन फिर बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। So I'll just do one thing guys, I'll stop this session here itself and in next session जो है हम बाकी के जो भी 3 फेज हैं, 3 फेज जो रिमेनिंग 3 फेजेस हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी इस सेशन में हम फिर से एसएप मेथोडोलॉजी यानी प्रोजेक्ट फेज जो है उसके जो रिमेनिंग फेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला 2 फेज जो है हम लोग ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस में क्या होता है, ब्लूप्रिंट में क्या होता है ना? ब्लूप्रिंट पे हमने क्या किया, क्लाइंट के साथ डिस्कशन किया और उसके बेस पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और वो डॉक्यूमेंट जो है फिर जब क्लाइंट ने उसको अप्रूव किया तो उसका साइन ऑफ हमने ले लिया। अब वहां पे क्या हो गया, रिक्वायरमेंट जो है फ्रीज हो गया, राइट? अब क्या करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट फेज के लिए मूव कर गए, यानी कि रियलाइजेशन फेज में आ गए हम। अभी ये रियलाइजेशन फेज में लुक एट हियर, द पर्पस ऑफ दिस फेज टू इम्प्लीमेंट ऑल द बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट। अभी तक हमने क्या किया था गाइस, अभी तक हमने सिर्फ जो है जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ पेन एंड पेपर पे ही है, यानी कि हमने एक पेपर लिया और उस पे जो है मतलब नोट डाउन किया, या फिर जो भी है हमने सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी बनाया है ना, तो वो तो सिर्फ एक पेपर पे ही है, वो उसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो रियलाइज नहीं हुआ है ना? रियलाइज होने का मतलब क्या होता है
कि जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में आप, जैसे बोलते हैं मेरा ड्रीम जो है रियलाइज हो गया, सपना साकार हो गया, राइट? तो ये ऐसा ही है। अभी अभी क्या है कि हमने एक उसको बनाया है, लेट्स सपोज हमने एक प्लान प्रिपेयर किया है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सो अभी तक ये सारा चीज जो है डॉक्यूमेंट में ही है ना? अब उसको क्या करना है, उसको रियलाइज करना है, यानी कि उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है, एसएपी में क्या करना है, मैप करना है ना? तो ये जो है हमें क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशंस, अभी अभी ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है ना? और क्या-क्या चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल सेशन में जो है एक्सप्लेन होगा। क्या कॉन्फ़िगर करना है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आपको मैप करने हैं। तो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद फिर क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है उसको टेस्ट भी करेंगे, है ना? एक पार्टिकुलर प्रोसेस हमने मैप कर दिया, यानी कॉन्फ़िगर कर दिया एसएपी में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने किया है वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट, ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसके लिए हम उसको टेस्ट करेंगे, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशंस के बाद जो भी प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम हर टॉपिक का जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा और उसके बाद उसको हम टेस्ट भी करेंगे, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशंस वाला काम जो है आपका होता है, और टेस्टिंग भी तो इम्प्लीमेंटेशंस के टाइम पे तो आप ही टेस्टिंग भी करेंगे, है ना? बट उसके बाद जो है जब ये गो लाइव होता है ना? जैसे लेट्स सपोज अभी हमने क्या किया, I'll just do one thing. I'll quote an example. ओके, सो अभी हमने क्या किया, ये एक्सेल सीट में मैं बता था, यहाँ पे देखिए हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेटअप किया, बेसिक सेटिंग जो है हमने कर दिया, जीएल का भी जो है सेटिंग्स कर दिया बेसिक ही। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट एक एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करके देखेंगे, है ना? ट्रांजेक्शंस जो है लेट्स सपोज ये रेंट अकाउंट डेबिट एनी पर्टिकुलर अमाउंट एंड लेट्स सपोज बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो भी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी तक किया है वो करेक्ट है या फिर कोई जो है कॉन्फ़िगरेशंस में कोई स्टेप जो है मिसिंग है ना? तो ये हम टेस्ट करके देखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है, ये तो सिंपल सा चीज है ना? आपको डनिंग कॉन्फ़िगर करना, आपको क्या बोलते हैं, एपीपी है, टर्म्स ऑफ पेमेंट है, कैश जर्नल है, मल्टीपल थिंग्स है। तो ये सारा चीज जो है कॉन्फ़िगर करेंगे और उसका टेस्टिंग भी करेंगे। अब ये क्या है, ये जो टेस्टिंग हमने किया, जैसे बेसिक सेटिंग कर लिया जीएल तक, और उसको फिर देखेंगे कि भाई ये कंप्लीट मतलब हुआ या अभी भी कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए कॉन्फ़िगर करना, तो इसको एक ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेंगे। अगर ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाता है तो इसका मतलब जो है हमने एक स्टेप जो है पार कर लिया, ठीक है? तो ये जो टेस्टिंग जो होता है ना, ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो होता है, ये हमारा काम नहीं है एक्चुअली। जब ये एसएपी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब हम क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे, तो उसके बाद ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग काम किसका होगा? यूजर्स का होगा, जो टाटा मोटर के एम्प्लॉई हैं। अब वो क्या करेंगे, डेली बेसिस पे यही सब काम करेंगे। कोई वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करेगा, कोई कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट करेगा, कोई पेमेंट पोस्ट करेगा वेंडर का, कोई कस्टमर का पेमेंट पोस्ट करेगा, कोई मास्टर डेटा सेटअप करेगा, कोई पीओ बनाएगा। ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज आर देयर, है ना? कोई जेवी जनरल वाउचर्स पोस्ट कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग है। एंड यूजर यानी कि यूजर्स जो भी टाटा मोटर के एम्प्लॉई हैं वो करेंगे। आपका एज ए कंसल्टेंट क्या काम है गाइस? सो कॉन्फ़िगरेशंस करना, ये सब आपका काम है। इम्प्लीमेंटेशंस में, सपोर्ट में तो फिर आपको जो इश्यूज वगैरह आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उसको सोल्व करना है। उसमें भी चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशंस में कहीं कुछ किसी ने कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं, अब उस पर फिर जाएंगे तो काफी लंबा खींचेगा। सो विल टॉक अबाउट एसएप मेथोडोलॉजी नाउ। तो क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशंस करना है और फिर टेस्टिंग करना है। अब यहाँ पे टेस्टिंग जो है, देखिए यहाँ पे यूनिट टेस्ट है और इंटीग्रेशन टेस्ट है। यूनिट टेस्ट क्या है और इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, ठीक है? यहाँ पे अभी मैं एक एक एग्जांपल में देता हूँ आपको। सी फॉर एग्जांपल we have created certain, like let's suppose app related configuration is done. What is this app? That stands for
automatic payment program, right? Automatic payment program. So that configurations we have done, that we'll discuss separately in the upcoming session, don't worry. So अभी APP का configuration किया और हमने क्या किया, इसका testing perform कर लिया, है ना, इसको हमने टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया है आपने, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब डाउन पेमेंट, जैसे वेंडर डाउन पेमेंट हो गया, है ना, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और इसको हमने टेस्ट कर लिया। अकाउंट रिसीवेबल में आपका डनिंग हो जाएगा, इसको हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया, इसको भी टेस्ट किया। फिर कस्टमर डाउन पेमेंट है, इसको कॉन्फ़िगर किया, टेस्ट किया। ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस जो है स्टेप्स हैं, जिसको कि हमने कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट किए, उसको भी टेस्ट किया ट्रांजेक्शन पोस्ट करके। तो ये लुक एट हियर गाइस, दिस इज कॉल्ड, अभी क्या वो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यूनिट वाइज जो है हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट, वन बाय वन एक एक प्रोसेस जो है हम मैप कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, है ना। और वो प्रोसेस मैपिंग के टाइम पे हम उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वन यूनिट, राइट। लाइकवाइज दिस इज द अनदर यूनिट, ऐसे करके एक एक करके यूनिट वाइज जो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और यूनिट वाइज हम उसका टेस्टिंग भी कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट। यहाँ पे जो है यूनिट वाइज वन बाय वन हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, और उसी के साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे हैं, राइट। सो ये हो गया यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट में जो है क्या होता है गाइस, यूनिट टेस्ट में हमारी डिपेंडेंसीज किसी के ऊपर नहीं है। एपीपी का कॉन्फ़िगरेशन किया, डनिंग का कॉन्फ़िगरेशन किया, उसका टेस्टिंग कर लिया, है ना। तो इसमें क्या है, हमारी डिपेंडेंसीज किसी के ऊपर नहीं है, का मतलब ये है कि किसी और मॉड्यूल के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसडी वाला बैठ गया है, अभी उसको वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं किए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है या फिर हमारा टेस्टिंग कहीं हैम्पर हो जाएगा, यानी कि हमारा टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना वो करेंगे, एमएम वाले अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करना है करेंगे, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशंस करना है हम कर रहे हैं, और अपना टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यूनिट टेस्टिंग क्या है, यूनिट टेस्टिंग में जो है हमारी डिपेंडेंसीज किसी दूसरे मॉड्यूल पे नहीं है। इंडिपेंडेंटली हम अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इंडिपेंडेंटली हम अपना टेस्टिंग भी करेंगे, है ना। तो ये हो गया यूनिट टेस्ट। मैंने बोला यूनिट बाय यूनिट हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया और उसको टेस्ट कर लिया। सिंपल सा एग्जांपल है गाइस, सिंपल सा डेफिनेशन है। यही आप गूगल पे चेक करेंगे, जो आपको वहां पे जो डेफिनेशंस मिलेगा वो फिर आपका माइंड जो है पूरा घूम जाएगा, है ना। बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि वो जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी चीज आपको समझ में ही नहीं आएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, इवन मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं सर कोई बुक आप रेफर कीजिए, बट प्रॉब्लम क्या है, वो बुक जो है आपको वो जो है कॉम्प्लेक्सिटीज जो है बढ़ाएगा। एक ही छोटा सा चीज को एक्सप्लेन करना है, मैं काफी इजी एग्जांपल देके और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। और वही वही टॉपिक को जो है मेरी गारंटी है, आप 10 पेज का कोई अगर बुक पढ़ लें उसी के ऊपर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। तो ये जो है, क्योंकि सबसे पहली बात है, मैक्सिमम बुक्स जो भी होते हैं अंग्रेज लोग लिखते हैं, वहाँ पे वर्ड सेंटेंस जो भी रहता है थोड़ा सा यूनिक रहता है। और वही चीज जो है अगर एक फैकल्टी आपको एग्जाम्पल दे के अगर बता देता है तो फिर काफी इजीली आप समझ जाते हैं, है ना। फिर उसके लिए आपको कोई डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप इसमें क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने कोई एक डेफिनेशन आपने मगअप कर लिया, उसको रट लिया, आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर वो 10 बार क्वेश्चन पूछेगा वही सेम, तो आप 10 बार वही रिपीट करेंगे। उसमें कॉमा फुल स्टॉप कहीं भी कुछ भी जो है मतलब चेंज नहीं होगा, एकदम बार बार आप वही रिपीट करेंगे, है ना। और वही चीज अगर आप समझ गए हैं, तो वही क्वेश्चन अगर कोई 10 बार पूछता है तो आप 10 बार जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे, बट हर बार आपका वर्ड्स जो है अलग अलग वर्ड्स आप यूज करेंगे, बट मीनिंग जो है आपका एक्सप्लेनेशन का मीनिंग सेम रहेगा, है ना। तो ये डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग में, या फिर जब आप उसको मगअप करते हैं तो। चलिए, वेलकम बैक। सो अगेन, ये तो यूनिट टेस्ट हो गया, और यूनिट टेस्ट में हमारी डिपेंडेंसीज किसी के ऊपर नहीं है। बट द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्ट। अब ये इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट में हमारी डिपेंडेंसीज है अदर मॉड्यूल पे। विल टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड P2P। होप यू गाइज माइट बी नोइंग कि ये P2P क्या है ना। स्मॉल मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। P2P का मतलब प्रोक्योर टू पे, है ना। अगर एज एन इंडिविजुअल मुझे कुछ परचेज करना है, आई जस्ट गो टू मार्केट, 2-4 शॉप वगैरह विजिट करेंगे। लेट्स सपोज मुझे एक लैपटॉप बाई करना है, 2-4 शॉप विजिट करेंगे,
हर जगह से एक कोटेशंस वगैरह ले लेंगे। कोटेशन का मतलब क्या होता है गाइस, छोटा छोटा पम्पलेट्स उनके पास रहेगा जहाँ पर लैपटॉप का डिटेल्स, कोई अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर का डिटेल्स रहेगा, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दे रहे हैं तो उसका डिटेल्स उस पर रहेगा, है ना। अगर वो एक्स्ट्रा वारंटी दे रहे हैं तो उसका डिटेल्स वहाँ पे रहेगा। वो सारा चीज जो है एक पम्पलेट पे रहेगा। उसको मान के चलिए एक कोटेशन है जो कि हमने उनसे ले लिया, 4-5 लोगों से लेके उसको मैच करके, और जो भी बेस्ट बार्गेन यानी कि जो भी सबसे अच्छा डील हमें लगेगा उसको हम ले लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, ये तो परचेज हो गया, मतलब इंडिविजुअल परचेज हो गया। अब अगर हम B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर परचेज देखें, परचेज या सेल्स जो भी होता है, तो वहां पे क्या होता है गाइस, वो कैश बेस्ड नहीं होता है, वो क्रेडिट बेस्ड होता है। आज परचेज हुआ, पेमेंट जो है 30 डेज या 45 डेज या 60 डेज के बाद जाएगा, ठीक है। तो ये अब लेट्स सपोज P2P का मतलब क्या है, प्रोक्योर टू पे, ये एक प्रोसेस है। अब टाटा मोटर को अगर लैपटॉप परचेज करना है तो टाटा मोटर एक दो लैपटॉप तो परचेज करेंगे नहीं ये लोग, इनको चाहिए 1000, 2000, 3000 लैपटॉप फॉर देयर एम्प्लॉइज। सो फिर वो क्या होगा, वो P2P प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे, कोई ना कोई एक पहले वेंडर जो है फाइनलाइज होगा, चाहे वो डेल हो, लाइक जो भी है, HCL है, HP है ना। तो इसमें से जो है एक वेंडर फाइनलाइज करेंगे और उसको फिर क्या किया जाएगा, उसको एक परचेज ऑर्डर, एक PO जनरेट होगा जिसको हमने वेंडर को सेंड किया, परचेज ऑर्डर। अच्छा, फिर बेस्ड ऑन द PO वेंडर क्या करेगा, वेंडर जो है गुड्स सप्लाई करेगा, है ना। तो ये हो गया ZR, दैट इज गोइंग टू बी पोस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स रिसिप्ट, है ना। अलोंग विद द गुड्स रिसिप्ट, ओके, वेंडर क्या करेगा, फिर इनवॉइस भी सेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस रिसिप्ट, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी पोस्टेड, है ना। आप इसको, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, है ना। ये GR और IR क्या है, गुड्स रिसिप्ट एंड इनवॉइस रिसिप्ट, हम सेपरेट क्यों पोस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है गाइस, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ लॉजिक, है ना। बट ये अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना सही नहीं होगा। FIMM इंटीग्रेशन देयर इज अ टॉपिक, है ना, तो इसके ऊपर भी सेपरेट सेशन रहेगा। अच्छा, तो अभी क्या है, PO, देन उसके बाद गुड्स रेसिप्ट, गुड्स कहीं और डिलीवर हो गया, लेट्स सपोज जो भी रॉ मटेरियल है वो जाएगा, जो भी स्टोरेज लोकेशन है उधर चला गया, ये जो प्लांट्स वगैरह है उधर गया, है ना। इनवॉइस रेसिप्ट, इनवॉइस किधर गया, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे गया। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, एक सर्टेन टाइम लिमिट एक एक रहेगा कि हाँ 30 डेज में हम आपको पेमेंट करेंगे, तो वो 30 डेज के बाद जो है वेंडर का पेमेंट रिलीज होगा। अब ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये PO कहाँ से क्रिएट होगा, ऑफकोर्स SAP से, है ना। GR गुड्स रिसिप्ट, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ये भी SAP में पोस्ट होगा। इनवॉइस, दैट इज आल्सो ट्रांजेक्शन, है ना, SAP में पोस्ट होगा। पेमेंट क्या है, पेमेंट पोस्ट करेंगे, वो भी एक ट्रांजेक्शन है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे PO से रिलेटेड, अब एक परचेज ऑर्डर, अगर आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो एक वेंडर होना चाहिए, है ना। तो वेंडर का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन करेगा, हम करेंगे, है ना। अच्छा, अब परचेज ऑर्गेनाइजेशंस भी आता है उसमें, वेंडर मास्टर में, तो उसमें जो है जो भी डिटेल्स चाहिए, या फिर अब अभी फिलहाल जो है देखिए, अभी एक एक PO क्रिएट करने पे हमें क्या चाहिए, एक PO क्रिएट करने के लिए आपको एक वेंडर होना चाहिए, उसके बाद जो है मटेरियल होना चाहिए, यानी मटेरियल मास्टर क्रिएटेड होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, स्टोरेज लोकेशन होना चाहिए, है ना। ये सारा डिटेल्स जो है ये कौन सेटअप करेगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशंस, प्लांट, स्टोरेज लोकेशंस, या फिर मटेरियल, अगर मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है तो उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना है, तो ये कौन करेगा, ये MM वाला करेगा। और सो वो अपना पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और जो भी वो सेटिंग्स यानी कॉन्फ़िगरेशंस करना है करके, तो वो क्या करेंगे, PO से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो MM वाला करेगा, टेस्टिंग भी उसी उसी को करना है। GR का टेस्टिंग भी जो है MM वाला कर लेगा, इनवॉइस का टेस्टिंग कौन करेगा, आप करेंगे, ओके। पेमेंट कौन रिलीज करेगा, आप करेंगे, यानी कि आपका मतलब जो है यू गाइज आर गोइंग टू डू, राइट। आप लोगों को जो है एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट ये करना है। अच्छा, ये मैं एक सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ, जैसा मैंने बोला कि रियल टाइम में जो है वो सब कुछ जो है लोग क्या करते हैं, वो कितना भी आप कोई भी डिश बनाए और उसको सबको मिला के और एक जो है मिक्स करके वो खिचड़ी बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है कोई भी कर लेगा, आप ही जो है रियल टाइम में क्या है, आप ही PO क्रिएट करके CR करके ये करके पेमेंट करके जो है कर दिया, एक IT डॉक्यूमेंट बना लिया, है ना, स्क्रीनशॉट लगा दिया, जो भी खाली है वही कर लेगा। MM वाला जनरली जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो है उनको नहीं पता चलेगा कि ये जो अकाउंटिंग एंट्री है सही है नहीं है, हालांकि अब तो सब कोई स्मार्ट हो गया, हर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो जो भी खाली है वो टेस्टिंग कर लेगा, एक डॉक्यूमेंट बना लेगा, और हम क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए सेंड कर देंगे कि हाँ भाई ये देखो हमने ये P2P मैप कर दिया और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने
ये डॉक्यूमेंट बना के हमने एक एज ए प्रूफ सेंड कर दिया कि दिस इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एनीवे, सो ये दो पीओ और जीआर किसने किया? एमएम वाले ने किया। और आईआरएन पेमेंट किसने किया? आपने किया, एफआई कंसल्टेंट, है ना। अब क्या है यहाँ पे? सो लुक एट हियर गाइस, अभी हमारी डिपेंडेंसीज है इनके ऊपर और इनकी डिपेंडेंसीज है हमारे ऊपर। हमारे बिना जो है, या फिर इनके बिना, या फिर दोनों के बिना P2P कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये फर्स्ट दो का जो भी चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है इस एमएम वाले ने किया, और इधर वाले का जो भी चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन जो है लेट्स सपोज हमने किया, है ना। जीएल वगैरह अभी यहाँ पे भी जो है जब जीआर पोस्ट करेंगे तो वहां पे जो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है, आईआर पोस्ट करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है ना। तो हमारा P2P कॉन्फ़िगरेशंस में अगर देखें तो मैक्सिमम रोल जो है एमएम का ही रहता है, बट सिंस यहाँ पे जीआर के टाइम पे और इनवॉइस रिसिप्ट के टाइम पे क्या हो रहा है, ये एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो रही है ना। तो जहां पे भी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है उसका मतलब जो है वहां पे कोई ना कोई जीएल का इन्वॉल्वमेंट है, और जब जीएल पिक्चर में आता है तो फिर कौन आएगा? फिर आप लोग आएंगे पिक्चर में, यू गाइज आर गोइंग टू बी इन पिक्चर, है ना, फाइनेंस कंसल्टेंट। तो हमारा इसमें कितना काम है उनका उस इस एफआई में इंटीग्रेशन में जो है एमएम वाले का कितना रोल है और आपका कितना रोल है, ये सारा चीज जो है जब P2P कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या है गाइस? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट। यहाँ पे जो है दो मॉड्यूल जो है इंटीग्रेट किए हैं एक दूसरे से, है ना। एसोसिएशन है एफआई का एमएम के साथ, एमएम का एफआई के साथ, है ना। इंटीग्रेशन है हमारा। अगर ये टाइम पे जो है जो कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर पाए तो हमारा बाकी कॉन्फ़िगरेशंस होते हुए भी हमें वेट करना है ना। आप प्लांट नहीं क्रिएट कर सकते, आप परचेज ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट नहीं कर सकते, आप स्टोरेज लोकेशंस नहीं बना सकते, है ना। ये सब कौन बनाएगा? एमएम वाला बनाएगा, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट, है ना। कितने प्लांट बनाने हैं, कितने प्लांट कोड बनाने हैं, कितना परचेज ऑर्गेनाइजेशंस बनेगा, कितना स्टोरेज लोकेशंस बनेगा, है ना। तो ये सारा चीज है वो लोग डिसाइड करेंगे, अपने यूजर्स जो भी है उनके कोर टीम मेंबर उनसे डिस्कस करके वो लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ वो कितना सेटअप करते हैं, तो वो वही करेंगे, है ना। तो ये जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट। P2P ही नहीं और भी है, जैसे O2C हो गया, ऑर्डर टू कैश, सॉरी ऑर्डर टू कैश। सो O2C क्या है? वो सेल्स से रिलेटेड है, ये परचेज हो गया और वो सेल्स हो गया, है ना। उस पर भी फिर क्या है, एक सेपरेट सेशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड FISD इंटीग्रेशन, है ना। विल डिस्कस लेटर। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे अब अगर O2C में बोले फिर हमें SD कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, है ना। तो यहाँ क्या है, लुक एट हियर, दो मॉड्यूल क्या है, इंटीग्रेटेड विच ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिना दूसरे का जो है, बिना मतलब एक जो भी FI का भी होना जरूरी है और MM का भी होना जरूरी है, तब जाके ये P2P टेस्टिंग जो है कंप्लीट होगा। या फिर FI का होना जरूरी है और SD का भी होना जरूरी है, तब जाके O2C टेस्टिंग जो है कंप्लीट होगा, है ना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्ट। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए थर्ड फेज में हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशंस कर लिया, कॉन्फ़िगरेशंस के बाद टेस्टिंग किया। टेस्टिंग में क्या है, जो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है जिसपे हमारी किसी के ऊपर डिपेंडेंसीज नहीं है उसको हम यूनिट टेस्ट बोलेंगे। एक एक करके पहले उसको कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और एक एक करके टेस्ट कर लेंगे, है ना, वो यूनिट टेस्ट हो गया। और इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, इंटीग्रेशन टेस्ट में जो है हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे मॉड्यूल वालों पे, ना, जैसे कि MM वाला हो गया P2P टेस्टिंग में। तो ये जो है यहाँ पे दो मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, P2P इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट, है ना। तो अब हमने क्या किया, यूनिट टेस्ट भी कर लिया, इंटीग्रेशन टेस्ट भी कर लिया, जो भी, यानी कि इसका मतलब है जितना भी प्रोसेस है उसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया SAP में, और एक एक करके हमने क्या किया, सबका टेस्टिंग भी कर लिया, है ना। अच्छा, अब जैसे ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गया इसका मतलब जो है थर्ड फेज इज ओवर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं फोर्थ फेज में, दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रिपरेशंस। अब ये फोर्थ फेज में क्या होगा गाइस, ये फोर्थ फेज में देखिए यहाँ पे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। अभी तक हमने क्या किया था, थर्ड फेज में हमने खुद से कॉन्फ़िगरेशंस किया और खुद से ही टेस्टिंग किया, है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर आप जाके क्लाइंट को बोलेंगे, कोर टीम मेंबर को बोलेंगे कि हाँ भाई हमने तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और टेस्टिंग कर लिया, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो क्या वो सेटिस्फाइड उससे होंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्लाइंट है, वो कस्टमर है हमारा, है ना, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी क्या करेगा, अपने इनसे टेस्ट करेगा। अगर हम सामान कुछ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, इवन 10 रुपीज का भी कोई सामान रहता है तो भी हम इधर उधर उसको घुमा के देख लेते हैं कि भाई कहीं से ये ब्रोकन तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। तो ये लोग भी जो है टेस्ट करेंगे,
हमने ठीक है अपने तरफ से टेस्ट कर लिया, बट वो लोग फिर अब अपने तरफ से टेस्ट करेंगे, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चलो ठीक है, फिर सब कुछ सही है ना। अगर उसमें कुछ उन लोगों ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि नहीं यहाँ पे जो है कुछ और होना चाहिए था, या फिर ठीक है, उसके लिए फिर से देखेंगे कि हाँ इनको क्या रिक्वायरमेंट है और उसको हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, कैसे उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में क्या होगा गाइस, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो है यूजर अपने तरफ से टेस्ट करेंगे, ठीक है, और वो टेस्ट करके और फिर वो कंफर्म करेंगे, है ना। अगर वो कंफर्मेशंस दे देते हैं तो फिर क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट को शॉर्टकट में इसको बोलते हैं यूएटी, यूनिट टेस्ट यूटी एंड इंटीग्रेशन टेस्ट आईटी। सो यूटी हो गया, आईटी हो गया, और यूएटी का जो है हमने यूजर को इनवाइट किया। यूजर कौन होगा, आपके कोर टीम मेंबर होंगे, वही आके टेस्ट करेंगे, या फिर उनको अगर किसी को इनवाइट करना है तो एक दो लोग अपने साथ इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करके वो टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे यूजर अगर अग्री हो जाता है तो फिर क्या बोलेंगे, उसको उसको बोलेंगे कि ये जो है आपके जो गो लाइव का जो है एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, है ना। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो आपके इधर टाटा मोटर के जो एम्प्लॉय हैं यानी यूजर हैं, उनके कोर टीम मेंबर हैं, वही लोग टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कट ओवर एक्टिविटी। अभी क्या है गाइस, कट ओवर एक्टिविटी क्या होता है, तो लुक एट हियर, डेटा अपलोड या डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी, है ना। अभी हमने 2001 में जो है टाटा मोटर में, लेट्स सपोज ये 2001 से टाटा मोटर जो है इज देयर इन ऑपरेशंस, है ना। और अभी ये 2021 में जो है दे डिसाइडेड टू गो फॉर एसएपी, है ना। सो अब 2021 में अगर इनको, अभी देखिए यहाँ पे, ओके, सो नाउ ओके, सो गाइस ये क्या है, 2001 में टैली था और अभी तक ये टैली ही यूज कर रहे थे। अब 21 में एसएपी आ गया, है ना। अब टाटा मोटर को जब हम डिलीवर करेंगे एसएपी, जैसे कि हमने हैंडओवर किया, तो उनको क्या करेंगे, अपना ट्रांजेक्शन जो टैली में पोस्ट कर रहे थे वो सारे ट्रांजेक्शन एसएपी में पोस्ट होगा, है ना। और जो भी रिपोर्ट्स उनको चाहिए, बहुत सारे रिपोर्ट्स जो टैली में रिपोर्ट्स, देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू गेट फ्रॉम टैली, वो सारे रिपोर्ट्स भी यहाँ पे एसएपी में, एसएपी से जो है दे कैन गेट, है ना। अब मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा रिपोर्ट जिससे कि उनको पता चले कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कितना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज जो है या प्रॉफिट का या रेवेन्यू का जो भी ग्रोथ है, ग्रोथ रेट जो है क्या है ना। इट मीन्स, तो जब आप ग्रोथ रेट और ग्रोथ परसेंटेज, है ना, अगर ये काउंट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या होगा, दो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। दो डेटा को हम कंपेयर करेंगे तभी तो आप ग्रोथ परसेंटेज काउंट कर पाएंगे गाइस, है ना। पिछले ईयर 100 रुपीज 100 मिलियन का बेनिफिट हुआ, इस बार जो है, या फिर रेवेन्यू जनरेट हुआ, इस बार जो है 110 का हो गया, तो वो 110 में से 100 माइनस करके 10 मिलियन जो है अभी इस बार ज्यादा हुआ, तो फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे कि पिछली बार से ये 10% या 15% या 12% जो है ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। वैसे ही प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर से, उसके प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर से कंपेयर होगा, है ना। तो जब यहाँ पे इस टाइप का रिपोर्ट का अगर जरूरत पड़ेगा क्लाइंट को, तो फिर उस केस में क्या होगा, हमें कंपेयर करना होगा करेंट डेटा विद द प्रीवियस डेटा। तो प्रीवियस डेटा कहाँ पे है गाइस, ये तो टैली में है, एसएपी में तो है नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसे टैली से लेके एसएपी में आना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल से वर्ड में इसको हम बोलेंगे डेटा माइग्रेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा माइग्रेशन बोलेंगे। यानी कि डेटा क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, कहां से, टैली से एसएपी में, राइट। सही है, सही नहीं है, ये गलत है। टैली नहीं बोलना है आप लोगों को, क्या बोलना है, लिगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में जो है ये डेटा माइग्रेट हो रहा है। ये ज्यादा, दिस साउंड्स गुड गुड, है ना। सो लेगेसी सिस्टम कुछ भी हो सकता है, टैली हो सकता है, या फिर ओरेकल हो सकता है, या फिर आपका क्विक बुक हो सकता है, या फिर एनी अदर ईआरपी हो सकता है ना। तो डेटा माइग्रेशन क्या करेंगे हम, लेगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में जो है डेटा माइग्रेट करेंगे। बहुत सारी चीज होता है, मास्टर डेटा भी होगा, ट्रांजेक्शन डेटा भी होगा। अगेन अब ये मास्टर डेटा क्या है, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन कमिंग सेशन, अपकमिंग सेशन, डोंट वरी। अच्छा, तो ये हो गया डेटा माइग्रेशन। ये डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कट ओवर एक्टिविटी गाइस। कट ओवर एक्टिविटी इज नथिंग बट
डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी, यही जो डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, कट ओवर एक्टिविटी बोलेंगे, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको आइडिया नहीं होता है कि कट ओवर एक्टिविटी क्या है। कट ओवर एक्टिविटी इज नथिंग बट डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी। अच्छा, इसमें एक और चीज आता है, एक आता है कट ओवर डेट, है ना। ये कट ओवर डेट क्या है गाइस? सो कट ओवर डेट का मतलब जो है एक डेट अनाउंस होता है, पहले ही अनाउंस हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। जैसे कि गो लाइव 1 अप्रैल को होना है, लेट्स सपोज, है ना। तो फिर उसके 2-3 दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले का या 3 डेज या 4 डेज पहले का जो है एक डेट अनाउंस कर दिया जाएगा और बोला जाएगा दिस इज व्हाट द कट ओवर डेट इज। लेट्स सपोज 27th of March विल बी कट ओवर डेट, या फिर 28th of March विल बी कट ओवर डेट। इसका मतलब क्या है गाइस, कट ओवर डेट जो हमने अनाउंस किया उस डेट से जो है लेगेसी सिस्टम विल नॉट बी फंक्शनल, वो जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि उसमें लोग काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसमें काम करते रहे, हमने डेटा माइग्रेट किया यहाँ टैली से, हमें पता लगा कि हमने 100 मिलियन का वर्थ ऑफ जो भी है ट्रांजेक्शन यहाँ पे मूव कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, दोनों को टैली भी करना है, यानी कि मैच भी करना है कि मैच हो रहा है या नहीं। तो अगर हम कट ओवर डेट का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं और ये टाटा मोटर के यूजर जो है वो कीप ऑन वर्किंग, तो इधर तो 100 मिलियन आ गया, बट यहाँ पे क्या हो गया, तब तक पता चला 101 मिलियन का ट्रांजेक्शन अभी इधर दिखा रहा है ना। अब फिर जो है इसमें से ये 101 मिलियन में से कौन सा 100 मिलियन हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया और कौन सा जो है 10 मिलियन या 1 मिलियन जो है स्टिल इट इज देयर, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो फिर अननेसेसरी एक्टिविटी बढ़ाएगा, आपका काम बढ़ाएगा, है ना। तो उससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि लेगेसी सिस्टम जो है उसको एक कट ओवर डेट अनाउंस होगा, और उस डेट से क्या होगा हमारा, वो कट ओवर डेट से जो है ये माइग्रेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। डेटा माइग्रेशन डेट जो, सॉरी, डेटा माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप सिंपल वे में अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कट ओवर डेट, तो आप बोल सकते हैं कि ये कट ओवर डेट जो है इसी डेट से जो है क्या होता है, कट ओवर एक्टिविटी जो है स्टार्ट किया जाता है, यानी कि डेटा माइग्रेशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो है लॉजिक है कट ओवर डेट के बिहाइंड। एंड कट ओवर एक्टिविटी क्या है, डेटा माइग्रेशन है। डेटा कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रहा है, तो लेगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में माइग्रेट हो रहा है। अब ये माइग्रेशन के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, है ना। ये डेटा जो है टैली से कौन माइग्रेट करके पहले जो है लाएगा, फिर आप कैसे उसको एसएपी में अपलोड करेंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस हो गए आपके माइंड में, बट इसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा, दैट इज कॉल्ड LSMW, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। तो वहां पे जो है मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। इवन यू कैन आई टेल यू गाइस हाउ टू प्रिपेयर द टेम्पलेट्स आल्सो, क्योंकि क्लाइंट को से अगर डेटा लेना है तो उनको हम एक फॉर्मेट देंगे, एक टेम्पलेट देंगे, कैसे बनाना है वो सारा चीज मैं डिटेल्स में उस सेशन में बताऊंगा। तो अभी हमने क्या किया, डेटा माइग्रेशन अगर हो गया, दैट्स इट। उसके बाद जो है वी आर रेडी टू गो लाइव, राइट। बट उसके अलावा जो है इन सब कामों के अलावा साइमल्टेनियसली एंड यूजर ट्रेनिंग भी चलते रहेगा, है ना। यूजर ट्रेनिंग का मतलब टाटा मोटर के एम्प्लॉय दे आर फैमिलियर विथ टैली, है ना, उनको एसएपी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा कि ये देखो जो जेवी आप टैली में पोस्ट करते थे ऐसे उसको आप एसएपी में भी जो है इसी तरीके से ऑलमोस्ट आप पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो उनको ट्रेनिंग देना है, एंड यूजर ट्रेनिंग जो है उनको देना। उसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैनुअल्स, जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका एक मैनुअल भी बना के देना पड़ेगा। आप एसओपी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। या फिर एक मैनुअल जो है, मैनुअल और एसओपी दोनों ऑलमोस्ट वही हुआ, है ना। आप एक डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिए उनको, जो कि क्लाइंट फॉलो करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, कहीं पे कुछ फंस गए तो फिर से आपको कॉल घुमा देंगे, डॉक्यूमेंट रहेगा तो फिर रेफर करो उसको, है ना। तो वो जो है ट्रेनिंग मैनुअल भी जो है एक बना के देना है इनको। एंड व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट। जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया है गाइस, जो भी हमने ये कॉन्फ़िगरेशंस किया एसएपी में टाटा मोटर के लिए, वो सब के लिए क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट भी बनाना है और उसको क्लाइंट को हमें हैंड ओवर करना है ना। ये अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट हमने बनाया, है ना, हम क्लाइंट को क्यों दे, या फिर अगर देते भी हैं तो एक एक कॉपी जो है उसका सेंड कर देंगे। सो आई टेल यू गाइस, जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने बनाया वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है ना। वो क्लाइंट का प्रॉपर्टी है, वो क्लाइंट का एसेट है, उनका ऑर्ग स्ट्रक्चर है, या फिर उनको उनके जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल के और कॉन्फ़िगरेशन किया, और उसके बाद जब हम लास्ट फेज में आ गए, है ना, तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर किया वो सब कुछ क्लाइंट को हैंड ओवर कर देना है ना, हैंड ओवर कर देना है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आपका जो है लैपटॉप वगैरह तक क्लीन करवा देते हैं कि भाई इसको हमारा आईटी टीम जो है देख लेगा, और उसके बाद जो है कुछ केसेस में, एवरीवेयर नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो ये क्या है कि हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट जो है बना के क्लाइंट को देना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहता है, जैसे अपना कॉन्फ़िगरेशंस आपने स्टार्ट किया उसी टाइम से डॉक्यूमेंट बनाना भी प्रिपेयर कर दीजिए, ताकि बाद में आपको बर्डन नहीं होगा, है ना? ये चीज़ जो है कोई पहले आपसे नहीं मांगेगा या फिर पहले आपसे नहीं पूछेगा कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आप बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, है ना? बट जब ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा फिर क्लाइंट जो है आपसे डिमांड करेंगे वो लोग कि भाई कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आप हमें दीजिए, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो एक जैसे मैंने बोला कि वो ऑडिटर को भी इनवाइट करते हैं ऑडिट करने के लिए कि हमने सब कुछ सही से किया या नहीं किया, तो वो ऑडिटर भी डिमांड करेगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट हमें दीजिए, है ना? फिर हमारे खुद का जो है प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमने खुद से किया हुआ है उस किए हुए प्रोजेक्ट पे इंटरनल टीम भी आके ऑडिट कर लेती है ना, कि हमने सब कुछ सही से किया या नहीं किया, क्योंकि ये कंपनी के रेपुटेशन का क्वेश्चन है। क्लाइंट लेट्स सपोज उनको ज्यादा आइडिया नहीं है और हमने कुछ और प्रॉमिस किया और कुछ और डिलीवर कर दिया, तो हमारी टीम आके चेक करेगी ऑडिट की, है ना? तो बहुत सारा चीज होता है डियर गाइस। सो जो है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर करना है, क्योंकि लेट्स सपोज अभी आपने क्या किया कि एक स्मॉल ड्यूरेशन का सपोर्ट दे दिया, है ना, कम अमाउंट कोट किया, और वहां पे क्या किया फिर सपोर्ट में जो है बहुत सारे जो कंपनी, जैसे कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है हाउ प्रोजेक्ट कम्स, प्रोजेक्ट कैसे आता है, तो वहां पे आपको पता होगा कि कोटेशंस वगैरह जो है हर कंपनी सेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है कोटेशंस में लेट्स सपोज विप्रो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ने सबसे कम अमाउंट कोट किया, है ना? तो फिर जब अमाउंट कहीं पे कम हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है और भी फैसिलिटीज वगैरह में कहीं ना कहीं ये लोग कट करेंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हम जो है काफी कम में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बट आपको सपोर्ट सिर्फ 3 मंथ का देंगे। तो फिर क्या है गाइस, 3 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दिया, उसके बाद क्लाइंट की मर्जी है कि वो हमें कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर किसी और को इन्वाइट करना चाहते हैं। तो किसी और को इन्वाइट करना चाहते हैं अगर लेट्स सपोज, तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमें उनको हैंड ओवर जो पहले ही कर दिए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स उनको उसका कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई ये चीज हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर मैं हैंड ओवर कर देता हूँ तो फिर उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, कैसे किया, ये सारा चीज है जो भी नेक्स्ट कंपनी जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी, है ना? तो इसी के चलते जो है उसका केटी वगैरह भी होता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर किया जाता है। एनीवे, सो ये सारा चीज करने के बाद जो है फिर क्या होगा, नेक्स्ट वन में काफी लंबा खींच जा रहा है गाइस मेरा एक्सप्लेनेशन। आई डोंट नो कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर बोरिंग है, अ, या फिर ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ये एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कैसा है और कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? ये चीज जरूर पता होना चाहिए मुझे। अच्छा, तो क्योंकि इससे फिर ये जो भी रिकॉर्डिंग होता है इसमें काफी टाइम लगता है ना, और मेहनत भी लगता है, और अगर कैंडिडेट को उतना समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर इतना टाइम किसी और काम में देंगे, है ना? बट एनीवे गाइस, आई होप कि जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो भी अपना फीडबैक है जरूर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम ये लास्ट फेज में आ गए, गो लाइव इन सपोर्ट। लास्ट फेज में क्या करना है, लास्ट फेज में कोई आपका काम ही नहीं है ना, सब कुछ हमने टेस्टिंग कर लिया। अब उस पार्टिकुलर डेट पे जो है क्या होगा, उस पार्टिकुलर डेट पे जो है एसएपी फंक्शन करने लगेगा, यानी कि उस पार्टिकुलर डेट से जो भी ट्रांजेक्शन है जो पहले लीगेसी सिस्टम में पोस्ट होता था अब वो एसएपी सिस्टम में पोस्ट होगा, है ना? तो उस पार्टिकुलर डेट को क्या होगा, फिर फ्यू ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट कर लेंगे लोग, कुछ ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेंगे एक एक नाम के लिए कि हाँ चलो ठीक है अब हमारा गो लाइव हो गया, फिर पार्टी वार्टी होगी, है ना? तो ये चीज होता है। तो गो लाइव में जो है लुक एट हियर, सिस्टम इज रेडी टू रिकॉर्ड लाइव ट्रांजेक्शंस। जो भी लाइव ट्रांजेक्शंस हैं जो पहले लीगेसी सिस्टम में रिकॉर्ड होते थे अब वो एसएपी में रिकॉर्ड होंगे, और यहाँ से फिर क्या होगा गाइस, तो जैसे गो लाइव हुआ वहां पे आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो है फिनिश हो गया, वो खत्म हो गया, वो फिनिश हो गया। अब वहां से सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पूरा सिस्टम को मैप करके कॉन्फ़िगरेशन करके क्लाइंट को दे दिया, है ना? अब उनको क्या चाहिए, अब उनको सपोर्ट चाहिए हमारा, हमारे या किसी भी मतलब कंसल्टेंट का, है ना? तो वहां से क्या होता है, सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। अब उनको कोई इश्यूज आ रहा है, एरर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, हम सपोर्ट भी दे रहे हैं उनको, तो सपोर्ट के लिए फिर से जो है कुछ कंसल्टेंट जो है एलोकेट किए जाएंगे कि हाँ ये इतने लोग जो है इनको सपोर्ट करेंगे, है ना? किसी लोकेशन पे बैठेंगे, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, कहीं भी एक लोकेशन पे बैठेंगे और वहां से जो है वो क्लाइंट को सपोर्ट देंगे, है ना? तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हो जाता है, डायरेक्टली सपोर्ट पेज स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो भी उनका रिक्वायरमेंट है आप लोग रिसीव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्लाइंट को कंफर्म करेंगे, है ना? तो ये सारी चीज होते हैं। ये जो मैंने टाइप्स ऑफ सॉरी ये प्रोजेक्ट फेज जो बताया या फिर एसएप मेथोडोलॉजी जो बताया, है ना? सो देयर आर मल्टीपल पीपल, लोग क्या करते हैं इसको
इनिशियली कवर ही नहीं करते हैं और इसको एक साइड में रख देते हैं इस टॉपिक को। किस लिए? क्योंकि ये बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट का जब आप लोगों का क्लासेस मिलेगा वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है भाई प्रोजेक्ट? ऐसा थोड़ी है कि प्रोजेक्ट जो है कुछ भी सेपरेट नहीं है गाइस, सब सब जो है ये एक एक करके टॉपिक है जो आप लोग को जानना है कुछ थियोरेटिकली। क्योंकि ये जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अभी, जैसे मैंने बोला 5 फेजेज, अब ये 5 फेजेज में जो है बहुत सारे लोग आते हैं कॉन्सेप्ट लेके कि हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो जैसे कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस, ये डिस्कशंस जो होगा, ये किक ऑफ मीटिंग जो होगी, ये कहाँ पे? ये जब आपको एक रियल प्रोजेक्ट मिलेगा तभी होगा, है ना? या फिर ये ब्लूप्रिंट का डिस्कशंस या ब्लूप्रिंट का प्रिपरेशंस या फिर जो है ये रियलाइजेशन में जो रियल टाइम के जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं, ये एक जब आपको रियल का प्रोजेक्ट मिलेगा, जब आपकी जॉब लगेगी तभी पॉसिबल है ना? और रियल टाइम का प्रोजेक्ट क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो वो जो भी लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, वो दे आर मेकिंग यू फूल, है ना? और उसके नाम पे फिर पैसे लूटते हैं। ठीक है, सो ये सारा चीज जो है प्रोजेक्ट के नाम पे जो है फिर से यही चीज लोग कवर कर देते हैं। बट हाँ, ये चीज है कि ये रियलाइजेशन फेज जो है इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली। उसके पहले का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन जो है आप तभी करेंगे जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के पार्ट होंगे, है ना? या किक ऑफ मीटिंग जो है आपकी तभी होगी जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के पार्ट होंगे, है ना? बट ये जो रियलाइजेशन फेज जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये यूनिट टेस्ट जो है, इंटीग्रेशन टेस्ट जो है ना? या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब वो भी एक काइंड ऑफ टेस्ट ही हो गया, जो सेम हमने यूटीआईटी किया वो क्लाइंट कर लेगा, है ना? इसके अलावा जो है डेटा माइग्रेशन जो है ये सारा हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं और ये हम करते हैं। तो ये हम करेंगे अपकमिंग सेशन में जो है इसको करेंगे। और बाकी आपको जो है ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यही सारा चीज जो है लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के नाम पे एक्सप्लेन करते हैं और अननेसेसरी जो है एक ही ट्रेनिंग को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके और 2 बार अलग अलग जो है लोग पैसे चार्ज करते हैं कैंडिडेट से। सो एनीवे गाइस, हाउ इज द सेशन? आप जरूर इसको, आई नीड योर फीडबैक एंड दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस।